सो हे हाय हेलो गाइस, होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपने स्टोरी बेहद इस गाय को स्टार्ट करते हैं। यहाँ लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि तुलसी के साथ क्या क्या होता है और आरू उसका साथ देती है। अब आगे इधर तुलसी थके हारे कदमों से अपने रूम में आकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर देती है। इस वक्त उसकी आंखों से आंसुओं के निशान सूख चुके थे, बाल पूरे बिखरे हुए। जो रौनक तुलसी के चेहरे पे हुआ करती थी, अब उसकी जगह मायूसी ने ले ली थी। वो बेड के पास जाती है और वहीं घुटनों के बल जमीन पे गिर के जोर से चिल्लाती है। इस वक्त तुलसी पूरी तरह से टूटकर बिखर चुकी थी। उसकी आंखों से बेइंतहा आंसू बह जा रहे थे। उसके दिल में मौजूद दर्द आंसुओं के सहारे बह रहे थे। उसे रह रहे कि सुनीता जी और शीतल की कड़वी बातें आ रही थी। वो सारी बातें याद करके तुलसी अंदर ही अंदर घुट रही थी। आखिर वो कैसे अपने चरित्र पे लांछन लगते देख सकती थी। अपनी मामी के मुंह से उसने बहुत सारे अपशब्द सुने थे, लेकिन तब भी उसे इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितना आरू के कुछ ना बोलने पर हो रही थी। उसे यही लग रहा था कि आरू को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उसके दिमाग में इस टाइम यही सब चल रहा था कि आरू उस पर भरोसा नहीं करती है, और उसे भी यही लग रहा है कि सॉरी और तुलसी को ऐसा लगना लाजमी था, क्योंकि तुलसी ने आरू की बातें नहीं सुनी थी। वो चुपचाप बिना किसी को भनक लगे रूम में आ गई थी, इसलिए उसने आरू की बात नहीं सुनी थी। तुलसी अपने घुटने को मोड़ के सिसकते हुए कहती है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है महादेव? क्यों जब भी खुशियाँ आने को होती है उससे पहले दुख और तकलीफ आ जाती है? बचपन से आज तक सिर्फ मामी के कड़वे शब्द सुने, मनहूस, अभागन, ये सारे ना जाने क्या क्या सुनने को मिला मुझे। ये सब क्या कम थे जो आज सबकी नज़रों में खुद को गिरते हुए भी देख लिया? बदचलन, चरित्रहीन और ना जाने क्या क्या। मुझे लगा था कि इस परिवार ने मुझे अपना लिया है, लेकिन मैं गलत थी। आखिर आज सबने मुझे ये एहसास दिला ही दिया कि मैं एक गरीब घर से हूँ। भले ही मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरा किरदार तो गलत नहीं है। और ये तो आप जानते हैं ना महादेव, आपको तो पता है कि आज जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने उनकी नज़रों में वो इज्जत कमा ही नहीं पाई। क्या इतने महीने से इन्हें मुझ पर भरोसा नहीं हुआ? और फिर अपने आंखों से आंसू पोंछ के, एक रिश्ते की नींव भरोसे पे टिकी होती है। मैं कितना भी यकीन दिला दूँ, लेकिन लोगों के मन से शक का कीड़ा कभी नहीं हटा सकती। लोग अपनी राय नहीं बदलेंगे। लोगों की आंखों में मेरे लिए ये घृणा के भाव हमेशा रहेंगे। शायद मेरा साथ यहीं तक था। जिस रिश्ते में भरोसा नहीं, उस रिश्ते का ख़त्म हो जाना ही बेहतर है। और शायद मेरे रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। अब ये उसका अंत ही है। मैं लोगों की नज़रों में खुद के लिए नफ़रत नहीं देख सकती, और ना अब मैं किसी से कोई दलील पेश करूँगी। मुझे नहीं साबित करना खुद को सही, क्योंकि साबित करूँ खुद को सही नहीं करना मुझे खुद को। अब मुझे इस ज़िंदगी से नफ़रत हो गई है। अब मुझ में हिम्मत नहीं है और कुछ झेलने का। माँ पापा, मुझे अब आपके पास आना है, यहाँ मेरा कोई नहीं है। इतना कह के तुलसी बुरे तरीके से रोने लगती है। ज़्यादा रोने के चलते उसकी हिचकियाँ बंध जाती हैं। आखिर तुलसी तो एक नादान सी बच्ची ही थी, कैसे इतना सब कुछ झेल सकती थी? आज वो सच में हार चुकी थी। इधर तुलसी अपने आंसू पोंछती है और ड्रॉवर से एक चाकू निकालती है।
उसे खुद की कलाई पे रखती है। और इस वक्त तुलसी का हाथ कांप रहा था, क्योंकि बचपन से उसे छोटी सी भी चोट से डर लगता था। यहाँ तो वो अपनी जान देने की कोशिश कर रही थी। तुलसी गहरी सांस लेकर खुद को समझाते हुए कहती है, नहीं तुलसी, डरना बिल्कुल नहीं है। नाना जी कहते हैं ना कि तू बहुत बहादुर लड़की है, तो तू डर क्यों रही है? बस थोड़ा सा दर्द होगा, इसके बाद तू आजाद हो जाएगी, फिर तुझे कोई दर्द नहीं पहुंचाएगा। इस वक्त तुलसी के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसके आंखों से आंसू बह जा रहे थे जो उस चाकू पे गिर रहे थे। तुलसी को इस वक्त अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था, क्योंकि वो पहली बार इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी। वो गहरी सांस लेती है और अपनी कलाई पे चाकू चला लेती है, जिससे उसकी कलाई से खून पानी की तरह बहने लगता है और खून से उसके कमरे रंगने लगते हैं। इस वक्त तुलसी के आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें नहीं, बल्कि एक शांति थी। इधर इस वक्त घर के सभी लोग परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि तुलसी अचानक कहाँ गायब हो गई। तभी आरू भागते हुए अपने रूम की तरफ जाती है और उसके पीछे पीछे सारे लोग जाते हैं। आरू अपने रूम के सामने जाकर जैसे दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, दरवाज़ा नहीं खुलता। दरवाज़ा ना खुलता देख के आरू घबराने लगती है। तभी नताशा रोते हुए कहती है, आरू जल्दी दरवाज़ा तोड़िए, कहीं तुलसी ने खुद के साथ कुछ कर तो नहीं लिया हो, वैसे भी वो बहुत नर्म दिल की है। इधर आरू और अभिमान मिलकर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब दरवाज़ा नहीं खुलता है तो आरू गुस्से से अपने सर को मसलते हुए कहती है, ये इतना सख्त है। आरू दरवाज़ा खटखटाते हुए कहती है, ए छुई मुई, देखो दरवाज़ा खोलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं कह रही हूँ ना, दरवाज़ा खोलो। इधर आरू के कहने पर भी तुलसी दरवाज़ा नहीं खोलती है, जिससे आरू को अंदर ही अंदर डर लग रहा था। लेकिन वो अपने डर को अपने चेहरे पे जाहिर नहीं होने दे रही थी। वो अपने दिल पे हाथ रख के मन में कहती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इतना कहकर वो गुस्से से एक लाख दरवाजे को मारती है, जिससे दरवाज़ा खुल जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर का नज़ारा देखती है, उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि तुलसी जमीन में बेहोश पड़ी थी। उसके पूरे कपड़े खून से रंगे थे। इधर आरू जल्दी से रूम में आती है और बिना देर किए तुलसी की कलाई पर रुमाल बांध देती है, ताकि खून ज़्यादा न बहे। वो बिना देर किए तुलसी को गोद में उठाती है और रूम से निकल जाती है। उसके बाद जैसे हवेली से बाहर आती है, विमान वहीं जीप लेकर खड़ा था। इधर आरू तुलसी को गोद में लिए ही पैसेंजर सीट पर बैठती है, जिसके बाद जीप हवा से बातें करते हुए वहाँ से निकल जाती है। और शीतल बस उन्हें जाते हुए देख रही थी। एक बार फिर से उसके प्लान पे पानी फिर गया था। एक बार फिर उसने बहुत जोर से मूंगी खाई थी। इस वक्त वो अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रही थी। कहा उसने सोचा था कि आरू तुलसी को अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर करेगी, लेकिन आरू ने उसके सोच के उल्टे ही कदम उठाया था, जो सबके सोच के परे होता है। वही तो आरू है। इधर शीतल आंखें लाल थी और वो इस वक्त गुस्से से काँप रही थी। वो दांत पीसते हुए कहती है, ये पित्ती भर की लड़की फिर जीत गई और मैं फिर से हार गई। आरू इस लड़की पे अंधा विश्वास कैसे कर सकती है? क्या उन्हें मेरा प्यार नजर नहीं आता? क्या मैं उन्हें नजर नहीं आती? क्यों मुझे अपना नहीं बना सकती? क्यों मेरी मोहब्बत को नहीं अपना सकती? मैंने उन्हें पाने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमेशा बस मुझे दुत्कारा है, कभी मेरी कदर नहीं की। उस लड़की को क्या लगता है मैं अब शांत हो जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। मैं आरू को छीन के रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे किसी का खून ही क्यों ना बहाना पड़े।
इस वक्त शीतल काफी भयंकर नजर आ रही थी। उसकी बातों में जुनून और सनक साफ साफ महसूस किया जा सकता था। अगर इस वक्त शीतल को कोई भी देखता तो वो यही कहता कि आरू के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी है और उसके पागलपन की अब कोई हद नहीं थी। इधर अभिमान काफी तेज जीप चला रहा था। वही आरू तुलसी को गोद में लिए हुए बैठी थी। आरू एक दमदार और ताकतवर इंसान थी। उसका किरदार कुछ ऐसा था कि वो जल्दी कमजोर नहीं पड़ सकती थी, लेकिन यहाँ वो अंदर ही अंदर टूट रही थी, क्योंकि इस वक्त उसकी गोद में उसकी मोहब्बत थी और जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। आरू तुलसी को अपनी बाहों में समाये तेज आवाज में कहती है, तेज चलाओ। आरू की तेज आवाज सुन के एक पल के लिए अभिमान भी कांप गया था, लेकिन वो समझ रहा था कि इस वक्त उसकी दी कितनी परेशान है। उनकी जीप इस वक्त हवा से बातें कर रही थी। आरू तुलसी के मासूम से चेहरे को देखती है। तुलसी की पलकें बंद थी और उन बंद पलकों में आंसुओं की बूंदें ठहरी हुई थी। तुलसी का चेहरा दर्द से पीला पड़ चुका था। उसके चेहरे को देखकर साफ कहा जा सकता था कि वो लड़की जितने दर्द में रही होगी, जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया था। आरू तुलसी को अपनी बाहों में भर के उसके चेहरे को छूते हुए प्यार से कहती है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेकर पहुंचती हूँ। आरू की आवाज में एक दर्द था। आज उसकी पलकें भी भीग चुकी थी। वही अभिमान जो जीप चला रहा था, उसके दिल में टीस सी उठ रही थी कि उसके चलते उसकी माँ समान भाभी को इतना सब कुछ झेलना पड़ा। उसके कानों में अभी भी उसकी मम्मी और शीतल की कड़वी बातें गूंज रही थी, जिन्हें उन्होंने तुलसी को कहा था। ये सब याद आते ही अभिमान की पकड़ स्टीयरिंग पर कसती जा रही थी। इधर हॉस्पिटल काफी दूर था, जहाँ पहुंचने में 2-2.5 घंटे का टाइम लगना था, लेकिन अभिमान ने हवेली से हॉस्पिटल तक की दूरी महज आधे घंटे में पूरी कर ली। कुछ ही देर में उनकी जीप हॉस्पिटल के बाहर रुकती है और आरू बिना वक्त गवाए तुलसी को गोद में लिए हॉस्पिटल के अंदर भाग जाती है और उसके पीछे पीछे अभिमान भी जाता है। आरू हॉस्पिटल के अंदर जाती हुई तेज आवाज में चिल्लाती है, डॉक्टर डॉक्टर कहाँ हो सारे। आरू को इस वक्त काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि तुलसी इस वक्त मौत के दहलीज पे खड़ी थी और आरू उसे किसी भी कीमत पे मरते हुए नहीं देख सकती थी। आरू की तेज आवाज सुनकर कुछ ही सेकंड में डॉक्टर उसके सामने आ जाते हैं। तब आरू कहती है, ओए सफेद कोट, देख मेरी बीबी को क्या हुआ है और इसे जल्दी से ठीक कर। आरू को हॉस्पिटल में एक सेकंड के लिए देखकर वो डॉक्टर कांप जाता है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए जब वो तुलसी की कलाई देखते हैं तो कहता है, अरे ये तो सुसाइड का मामला है, पुलिस केस है ये तो। इधर डॉक्टर की बात सुन के आरू का दिमाग गर्म हो जाता है, क्योंकि वो पहले से तुलसी को लेकर परेशान थी और अब ये डॉक्टर उसे कह रहा था कि ये एक पुलिस केस है। इतना सुन के आरू दांत पीसते हुए कहती है, यहाँ कानून नहीं, यहाँ सिर्फ आरू सिंह राजपूत चलती है। मेरी इजाजत के बिना यहाँ एक पत्ता तक नहीं हिलता है, ठीक? इसलिए अगर खुद का दाह संस्कार नहीं करवाना चाहती हो तो जल्दी इलाज करो। आरू की खतरनाक बात सुन के डॉक्टर डर जाता है, क्योंकि आरू को वो बहुत अच्छे से जानता था। सिर्फ वही क्या, वहाँ के सारे स्टाफ आरू को अच्छे से जानते थे और उसकी पहुँच को भी। इसलिए डॉक्टर जल्दी से स्ट्रेचर मंगवाता है, जिससे आरू तुलसी को लिटा देती है। तुलसी की हालत देखकर आरू के दिल में टीस सी उठती है। भले वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये सिर्फ वही जानती थी कि तुलसी को इस हालत में देखकर उस पर क्या बीती थी। वो तुलसी पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और यहाँ तो तुलसी ने अपनी कलाई की नस काट ली थी।
आरू के आंखों से आंसू की बूंद तुलसी के हाथों पे गिर जाती है। तभी डॉक्टर और कुछ नर्स तुलसी को लेकर अंदर चले जाते हैं। वहीं आरू बस थकी हारी वहीं पे बैठ जाती है। तभी अभिमान कांपते हुए उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिसके बाद आरू गुस्से से पलटती है और बिना किसी से कुछ कहे समझे अभिमान के चेहरे पे एक मुक्का मारती है, जिससे अभिमान 2 कदम पीछे हट जाता है। उसके नाक से खून निकल रहा था। वहीं आरू गुस्से में उसे 2-3 बार और जड़ देती है। लेकिन मजाल था कि अभिमान पलट के अपनी दी को कोई जवाब दे। ये तो बड़की अम्मा के संस्कार थे। और वहीं हॉस्पिटल में मौजूद लोग आरू को रोकने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि वो लोग आरू के गुस्से से परिचित थे और आरू को रोकने का साहस करके वो उसके गुस्से की ज्वाला को और नहीं भड़का सकते थे। इधर आरू गुस्से से अभिमान का कॉलर पकड़ के दांत पीसते हुए कहती है, तेरे रहते हुए हवेली में इतना सब कुछ कैसे हो गया? कैसे तुलसी के चरित्र पे उंगलियां उठ सकती है? आरू इतनी तेज आवाज में कहती है कि एक पल के लिए अभिमान भी सहम जाता है। लेकिन फिर वो खुद को संभालते हुए कहता है, दी, मेरे और भाभी के बीच में कुछ नहीं है। इतना कह के अभिमान चुप हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि उसकी दी को उसके और तुलसी के रिश्ते पर शक है। वहीं आरू से कुछ देर देखती है और फिर कहती है, तू भाई है मेरा और वो लड़की मेरी पत्नी। तुम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है और कितना पाक रिश्ता है बखूबी जानती हूँ। तुम दोनों का रिश्ता वैसा ही जैसे भगवान कृष्ण और द्रौपदी का। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम दोनों पे शक करूंगी? और फिर अभिमान का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहती है, बे गधे, तेरे साथ मेरा पूरा बचपन गुजरा है और तुलसी, उसके साथ मैं महीनों से रह रही हूँ। अच्छे से जानती हो कि वो लड़की का चरित्र कितना साफ है। वो लड़की साफ दिल की और मासूम है। इसलिए तो आज ये आरू सिंह राजपूत के दिल पे राज करती है। जिस आरू सिंह राजपूत को देखने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता, उस आरू सिंह राजपूत को अपने कदमों में झुकाने का दम रखती है। वो चंचल है, शैतान है। ये अगर कोई मुझसे कहे तो मैं आँख बन के भरोसा कर लूँगी। लेकिन अगर कोई उसके चरित्र को लेकर बोले, इस पर मैं कभी भी भरोसा नहीं कर सकती। इधर अभिमान आरू की बातें चेहरा झुकाए हुए सुन रहा था। इस वक्त उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक से वो आरू के गले लग जाता और भर्राए हुए गले से कहता है, भाभी ठीक तो हो जाएंगी ना? जिस पे आरू उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहती है, कुछ नहीं होगा तुम्हारी भाभी को, लेकिन अब तुम्हारी भाभी को सजा तो जरूर मिलेगी। जो हरकत उसने की है उसका सजा मिलना तो बनता है उसे। आरू की बात सुन के अभिमान झट से उसे दूर होकर कहता है, दी, भाभी को सजा मत दीजिए। फिर गुस्से से, सजा देना है तो उसे दीजिए जिसने इतने अच्छे रिश्ते को गंदा करने का सोचा है। अभिमान ये सब बेहद गुस्से से कह रहा था। वहीं आरू के होठों पर टेविल स्माइल थी। वो अपनी गर्दन में हाथ फेरते हुए कहती है, तुलसी आरू सिंह राजपूत के चरित्र पर कीचड़ उछालना मतलब आरू सिंह राजपूत को ललकारना। इसकी ऐसी सजा मिलेगी कि वो अपने पूरे जीवन में मेरा नाम नहीं भूल पाएगा। लेकिन उसे सजा मैं नहीं, मेरी छुई मिल देगी। बहुत चुहिया बन के रह ली, अब शेरनी बनने का वक्त आ गया है उसका। इस वक्त आरू के चेहरे के भाव काफी खतरनाक थे। वहीं अभिमान उसे देखते हुए हैरानी से कहता, दी, आपको पता है क्या कि वो इंसान कौन है? जिसपे आरू एक डेविल स्माइल करके कहती है। आरू उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती है। उसके कमरे में इतना बड़ा कांड हो जाएगा और उसे पता नहीं चलेगा कि ये सब किसने किया है। लेकिन अब उसने हद पार कर दी और अब मैं अपनी हद पार करूंगी।
इस वक्त आरू की आंखें लाल थी लेकिन चेहरे के भाव खतरनाक थे। वो एक पल के लिए आरू का ये रूप देखकर अभिमान भी डर गया था। वो दोनों अभी खड़े ही थे कि ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाटा आता है। डॉक्टर को देखकर आरू उस पर सवालों की झड़ी लगा देती है। आरू बोलती है, कैसी है मेरी पत्नी? अब वो ठीक तो है ना? क्या मैं उसे घर ले जा सकती हूँ? आरू एक के बाद एक सवाल डॉक्टर से पूछे जा रही थी। वहीं इधर आरू को देखकर उस डॉक्टर के पैर कांप रहे थे। डॉक्टर को कुछ ना बोलता देखकर आरू फिर गुस्से से दांत पीसते हुए अभिमान से कहती है, इसके पोस्टमार्टम की तैयारी करो, तभी ये अपना मुंह खोलेगा। आरू ने बस इतना ही कहा था कि डॉक्टर की जान हलक में अटक गई थी। वो किसी रट्टे तोते की तरह कहता है, अब मिसेज राजपूत ठीक है, हाथ में चोट गहरी नहीं थी, इसलिए हमने पट्टी कर दी है, आप लोग बस उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए। उन्हें देखकर लगता है कि वो इतनी उम्र में बहुत कुछ झेला है उन्होंने। हो सकता है वो दोबारा कुछ ऐसा करने की कोशिश करे, इसलिए उन्हें जितना हो सके खुश रखने की कोशिश कीजिए। उनका खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शायद उनके दिमाग में किसी की बात का बहुत गहरा सदमा लगा है। ऐसे में उन्हें बस अपनों के प्यार की ज़रूरत है, और प्यार से अच्छी दवा कुछ नहीं हो सकती। इतना कहकर डॉक्टर बिना वक्त गंवाए वहाँ से निकल जाता है। उसके पीछे गली के कुत्ते पड़े हो वैसे वो भाग रहा था। वहीं डॉक्टर के जाने के बाद आरू अपना सर पकड़ के वहीं मौजूद चेयर पे बैठती है और गुस्से में अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहती है, जिसकी वजह से तुमने इतना बड़ा कदम उठाया है ना, उसे मैं इतनी बुरी सजा दूंगी कि वो याद रखेगा। वही क्या, उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। इस वक्त आरू काफी गुस्से में थी। अब उसके गुस्से की अग्नि में कौन जलने वाला था ये तो भगवान ही जाने। लेकिन अब जो होने वाला था वो भयानक था, क्योंकि पानी सर के ऊपर से जा रहा था। सो गाइस, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय गाइस। और हाँ, सब्सक्राइब करो यार। हाँ, कितना कहूँ मैं, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। बाय।